चांदी एक नया भू राजनीतिक हथियार। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की उसी चेतावनी को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे दुनिया भर में चांदी खरीदने की एक जबरदस्त होड़ मची हुई है। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं एक धातु की कहानी नहीं है, ये एक बदलते हुए ग्लोबल पावर बैलेंस का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो पूरा मामला शुरू होता है एक सीधे से सवाल से, जो कियोसाकी ने भी उठाया है। आखिर चीन, भारत और रूस ये देश इतनी ज्यादा चांदी खरीद क्यों रहे हैं? मतलब उन्हें ऐसा क्या दिख रहा है जो शायद बाकी दुनिया देख नहीं पा रही? और इस सिचुएशन की गंभीरता को समझने के लिए ना बस एक लाइन ही काफी है। जब सरकारें किसी धातु के लिए होड़ करती हैं तो ये कोई सट्टेबाजी नहीं होती, ये अस्तित्व की लड़ाई होती है। मतलब साफ है, दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर चांदी ही क्यों? सोने या किसी और धातु की बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सच तो यह है कि चांदी सिर्फ एक कीमती धातु से कहीं ज्यादा है। आज की मॉडर्न दुनिया के लिए इसकी भूमिका बहुत बहुत जरूरी है। चलिए जरा सोने और चांदी को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक इकॉनमी आप देखिए, सोने के बिना आराम से चल सकती है, लेकिन चांदी के बिना लगभग नामुमकिन है। सोना उसे रिसाइकल किया जाता है, वो तिजोरियों में पड़ा रहता है, पर चांदी वो तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस्तेमाल होती है और ख़त्म हो जाती है, हमेशा के लिए। और सवाल यह है कि ये इस्तेमाल होती कहाँ है? आप सोचिए, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मिलिट्री के हार्डवेयर, एआई के चिप्स, हर जगह हमारे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट तक सब चांदी पर निर्भर हैं। असल में ये बिजली की सबसे अच्छी कंडक्टर है और यही चीज इसे आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी बनाती है। तो अब इस पहेली को समझिए। एक तरफ हर नई टेक्नोलॉजी के साथ इसकी डिमांड आसमान छू रही है और दूसरी तरफ इसकी सप्लाई लगातार घट रही है। और यही वो इक्वेशन है, यही वो समीकरण है जो चांदी को इतना स्ट्रेटेजिक बना देता है। तो अब बात करते हैं उन तीन बड़े प्लेयर्स की जो इस पूरे खेल के सेंटर में हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये देश सिर्फ चांदी खरीद नहीं रहे हैं, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत इसे स्टॉक पाइल कर रहे हैं, मतलब जमा कर रहे हैं। तो पहला खिलाड़ी है चीन। और चीन का जो तरीका है ना, वो बहुत एग्रेसिव है। वो नॉर्मल मार्केट से नहीं खरीद रहा, नहीं, वो सीधे खदानों से, मतलब सोर्स से चांदी उठा रहा है। और ऐसा करके वो वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह से बाईपास कर रहा है। चीन की स्ट्रैटेजी को जरा गौर से देखिए। वो क्या कर रहा है? वो पेरू जैसे देशों की खदानों से सीधे चांदी खरीद रहा है। और पता है कैसे? मार्केट प्राइस से डबल दाम देकर। अब सवाल है क्यों? क्योंकि चीन चाहता है कि चांदी ओपन मार्केट में आए ही ना, उससे पहले ही उसके कंट्रोल में आ जाए। उसका मकसद साफ है, फिजिकल मेटल चीन में ही रहे, वहीं रिफाइन हो और कंट्रोल भी उसी का हो। ये वेस्टर्न एक्सचेंजों पर एक बहुत गहरे अविश्वास का सीधा सीधा सिग्नल है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी पर, भारत। भारत जिस स्केल पर चांदी खरीद रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसने ग्लोबल मार्केट्स को भी हैरान कर दिया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90 करोड़ आउंस। पिछले सिर्फ 5 सालों में भारत ने 900 मिलियन आउंस से ज्यादा चांदी खरीदी है। ये इतनी बड़ी मात्रा है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा बुलियन मार्केट है, लंदन वाला, उसने भी इतने टाइम में इतनी चांदी ट्रेड नहीं की। तो ये कोई छोटी मोटी खरीदारी तो बिल्कुल नहीं है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत यहाँ कीमत पर कोई सट्टा नहीं लगा रहा। नहीं, ये अपने इकोनॉमिक फ्यूचर को सिक्योर करने का एक कदम है। भारत का जो बढ़ता हुआ सोलर सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, डिफेंस सेक्टर है, इन सब को चलाने के लिए चांदी की जरूरत पड़ने वाली है और ये उसी की तैयारी है। और अब इस लिस्ट में तीसरा नाम भी जुड़ गया है, रूस। रूस ने तो देखिए कोई लाग लपेट नहीं रखी, उसने खुलकर ऐलान कर दिया है कि चांदी उसके लिए क्या है। रूस ने ऑफिशियली चांदी को एक स्ट्रेटेजिक एसेट डिक्लेयर कर दिया है। अब जब कोई सरकार किसी चीज को स्ट्रेटेजिक कहती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वो उसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी मान रही है। वो आने वाले समय में इसकी कमी, कीमतों में बड़े उछाल या किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की तैयारी कर रही है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला। और पता है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इतिहास गवाह है, जब जब कागजी करेंसी पर से भरोसा उठता है तो लोग और देश दोनों ही ठोस चीजों यानी हार्ड एसेट्स की तरफ भागते हैं। चलिए जरा इतिहास में पीछे चलकर देखते हैं। 1920 में चलिए जर्मनी की करेंसी कागज के टुकड़ों जैसी हो गई थी, लेकिन जिन लोगों के पास सोना चांदी था उनकी वैल्यू बनी रही।
फिर 1960s में आए। जब अमेरिकी डॉलर कमजोर पड़ा तो क्या हुआ? चांदी के सिक्के मार्केट से गायब हो गए। और फिर 1970s, जब अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग किया तो इन्फ्लेशन के साथ साथ चांदी की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। तो आप देखिए, इतिहास का ये पैटर्न बार बार खुद को दोहराता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकाला जाए? चीन का खरीदना, भारत की डिमांड, रूस का ऐलान, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरफ इशारा कर रहा है। और वो चेतावनी है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव की आहट। और इस ट्रेंड को आप छोटा मोटा मत समझिए, जरा सोचिए। चीन, भारत और रूस, ये तीनों देश मिलकर दुनिया की लगभग 40% आबादी है। जब दुनिया के 40% लोग एक ही दिशा में सोचने लगें और चांदी की ग्लोबल सप्लाई को जमा करना शुरू कर दें, तो पूरी दुनिया को इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि चांदी का रोल कैसे बदल गया है। पहले ये क्या थी? एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। फिर ये क्या बनी? कमजोर होते डॉलर के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व। फिर ये बन गई नेशनल सिक्योरिटी का एक जरूरी रिसोर्स हमारी इंडस्ट्री और डिफेंस के लिए। और अब ये एक जियोपॉलिटिकल वेपन, एक भू राजनीतिक हथियार बनती जा रही है। तो जैसा कि कियोसाकी ने कहा था, और ये बात बिल्कुल सही लगती है, ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये एक साफ संकेत है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें एक ऐसे फ्यूचर की तैयारी कर रही हैं जो शायद आज हम सोच भी नहीं सकते। और आखिर में ये सब कुछ हमें उसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है जहां से हमने शुरू किया था। आखिर ये बड़ी शक्तियां चीन, भारत, रूस उस भविष्य के लिए तैयारी क्यों कर रही हैं जिसे बाकी दुनिया नजरअंदाज कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तब बनता है ना?